महाकुंभ में स्वागत मगर सुरक्षा स्वयं। यदि बच्चे और बुजुर्ग भी साथ में तो जिम्मेदारी और भी। उनकी सुरक्षा हेलो। की स्नान करते वक्त नमस्कार सुरक्षा की मित्रों। गारंटी। बिजनेस न्यूज पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको यात्रा कराएंगे कुंभ की। कुंभ की क्या परंपरा है, कुंभ के पीछे क्या है, कुंभ का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके धार्मिक स्पिरिचुअल इफेक्ट्स क्या हैं, वो हमारे जीवन में क्या खुशियाँ और क्या अच्छाइयाँ लेके आता है, ऐसा मनाना उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है, उसकी पौराणिक हिस्ट्री क्या है, ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में हम वहाँ पर व्यवहारिक जमीन पर भी उतरेंगे। व्यवहारिक जमीन पर जो जो हमारे नागा संत हैं, जो वहाँ की कुंभ के मेले की सबसे बड़ी शोभा हैं, हम उन नागा संतों के बारे में भी बात करेंगे, महिला नागाओं के बारे में भी बात करेंगे और अब तक के पौराणिक इतिहास का वो सच जो जमीन पे है। और वहां पर जो मेला के लिए इतने लाख लोग आते हैं, 50 लाख लोग आते होंगे वहां पर संभवतः दर्शन करने के लिए। यदि 1000-2000 की जगह लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों को मैनेज करना एक दिन के लिए, कोई मीटिंग सभा होती है तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जो महीने महीने लाखों लाख लोग वहाँ पे आते हैं, कैंप डालते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर जाते हैं, और इतनी कड़ाके की ठंडक में, ये सब एक स्पिरिचुअल इंसिडेंस नहीं है, एक संस्कृति है, एक सोच है, एक मान्यता है। उसका व्यवहारिक, जमीनी, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू हैं। उन सारे विषयों पर भी आज हम चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज का ये पावन धरा भारत की भूमि का सिरमौर है। चलते हैं अब उस यात्रा पर। ये आज जितनी ही ये पुरानी संस्कृति है कुंभ की, उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सनातन संस्कृति है। मुगलिया सल्तनत का पदार्पण होता है, वो कहा जाता है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी का पीरियड था। लेकिन उसे कुछ लोग कहते हैं कि मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री था। मेडिवल हिस्ट्री आप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुलाम बनाए नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक वैल्यू एडिशन थे। यानी वो वहाँ से अपनी संस्कृति, अपनी क्वालिटी, अपनी सभ्यता, अपनी जो भी था वो लेकर आए अपने देश से, जो उनकी वर्जिन थी, और वो यहीं आके बस गए। और यहाँ के साथ अपने वैल्यू एडिशन के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इस देश की ही गरिमा, मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा का हिस्सा बन गए और इस देश को ही अपना राष्ट्र समझने लग गए और लोगों के साथ न्याय और अन्याय का पहलू उसे अपने राष्ट्र का हिस्सा मानकर तय करने लग गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक मेडिवल ग्रोथ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशन है। इंडियन नेशन शब्द कहाँ से आया? इंडियन नेशन जब अंग्रेजों ने इसे नाम दिया, इंडस नदी के नाम पर, कहा कि यहाँ के इंडस नदी के उस पार रहने वाले लोग इंडियन हैं। लेकिन उन्हें भारत स्वीकार नहीं था। मुगल आए तो उन्हें भी भारत स्वीकार नहीं था। उन्होंने ताजरात हिंद लाया। ताजरात हिंद ने ही भारत की वास्तविक आर्थिक, इकोनॉमिकल, सोशल सारे स्ट्रक्चर को करप्ट करने का काम किया। नो डाउट वो एक मेडिवल हिस्ट्री की, वो मेडिवल पीरियड ऑफ द ग्रोथ इंडियन हिस्ट्री आप कह सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक जमीन की वो हिस्ट्री, वो विकास की गति, वो विकास की धारा, वह परिवर्तन का राह, तमाम लोग आए, सिर्फ एक मुगल नहीं आए। उसके बीच में अंग्रेजों और मुगलों के बीच की दूरी में बहुत सारे लोग भारत को तबाह करने आए, लूटने आए और लूट के गए। लेकिन मुगलों की एक अलग प्रजाति थी जो आए और बस गए, इसे अपना बना लिया और यहाँ के वो अपने बन गए। फिर वो भारत और मुगलों के बीच का जो संकरण तैयार हुआ, जो नई जनरेशन तैयार हुई, दोनों की मिक्स जनरेशन जो तैयार हुई, जो भारत से भारतीय मुसलमान बने, जो मुसलमान भारतीय बन गए, उनके बीच में एक प्यार, सम्मान और सौहार्द, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का एक व्यवहारिक जमीन तैयार हुई।
वो भारतीय संस्कृति का एक अस्थाई संस्कार है। उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे अपनाया जा सकता है। क्योंकि यदि हम भारत और भारतीयता के सनातनी चरित्र में देखने और उसके वैज्ञानिक मीनिंग को ले, ना कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को, ना कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन लिविंग एंड देयर डोमिनेंट पॉलिसी ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग कल्चर, तो वो एक अलग पहलू हो जाता है। लेकिन यदि हम उसे साइंटिफिक ट्रूथ एंड फैक्ट्स के साथ लेने का प्रयास करें, तो सनातन का मतलब होता है अस्थायित्व संस्कृति। अस्थायित्व जो गीता में भी यही कहा गया कि आत्मा यानी परमात्मा जो ईश्वर है, जो चलाता है इस सृष्टि को, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उपस्थित ठीक उसी तरह से रहता है जिस तरह से अग्नि हर जगह उपस्थित है। बिजली के वायर में भी वो अग्नि है, वो ऊर्जा है, मगर जब लाइट जलती है तभी दिखाई देती है। वायर के अंदर बाहर से नहीं दिखाई दी, जो तो छुएंगे तो आपको करंट मार देगा। इसी तरह से ईश्वर हर जगह है, ऊर्जा और शक्ति के रूप में। उनकी उपस्थिति ठंडी चीज़ों में भी है, गर्म चीज़ों में भी है, ईंट पत्थर में भी है। बिना एनर्जी के किसी में पावर नहीं हो सकती। तो उसकी वैज्ञानिक स्तर को भी हमें देखना पड़ेगा। हमें नहीं पता होता कि हम जब जन्म ले रहे होते तो 9 महीने हमारा संरक्षक कौन होता है, कौन है वहाँ जन्म ले रहा है। क्या माँ को पता होता है? नहीं। पिता को पता होता है? नहीं। लेकिन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, दोनों जुड़ते हैं और उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना होती है। एक बीज ही होता है, जमीन में डालते हैं, एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। एक आलू से कई आलू जन्म लेते हैं, एक प्रक्रिया है। यह आलू खुद मर करके कई बच्चों को जन्म देता है। उसी तरह की एक इंसान खत्म होता है तो कई सारी संतानें उसकी जन्म लेती हैं। इनके संरक्षण और इनके पालन पोषण की प्रक्रिया का नाम तमाम आध्यात्मिक क्रियाएं आईं। उसमें भी कुंभ उसी का एक हिस्सा है, जो यहाँ की मानव जाति प्रजाति आप कह सकते हैं, उसको संस्कारित करने का एक सिलसिला है। वह अनुभवों के आधार पर था। इतिहास अनुभवों का संकलन होता है। तथा कथित परिस्थितियों के अंदर क्या क्या परिस्थितियाँ थी, इकोनॉमिक परिस्थितियाँ थी, व्यवहारिक परिस्थितियाँ थी, सोशलिज्म की परिस्थितियाँ कैसी थी, उनके भीतर सोशल स्ट्रक्चर का इस एंड बट क्या था। दैट इज द होल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कुंभ का मेला शुरू हुआ और हमारी तथा कथित वर्तमान सरकार, जो कि खास तौर से एक स्पिरिचुअल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड गवर्नमेंट कह सकते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की ठेकेदारी करने वाली गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये ठेकेदार गवर्नमेंट जो है, क्या वास्तव में भारत और भारत की सनातन संस्कृति से वास्तव में कुछ लेना देना है, या सिर्फ राजनीति ही ठेकेदारी का असली कारण है? उसे कुछ लेना देना नहीं। वास्तव में वो सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल बिजनेस प्रोजेक्ट कह सकते हैं। क्या ये बिजनेस पॉलिटिकल बिजनेस प्रोजेक्ट है, या उस पर काम हो रहा है? चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस ने जो पिछले 54 सालों में, जब तक कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई थी, आज टिमटिमाता तारा बन के रह गई है कांग्रेस। दोनों आज वो लिखती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो उनके सभी नेताओं की जुबान पर बार बार हिंद और हिंदुस्तान होता है, उनके भारत क्यों नहीं आता है? तो ये पॉलिटिकल जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है, जिस धरती पे रहना है उस धरती के लोगों को ही उलझा के रखना, दोहरी पॉलिटिक्स कहते हैं। उलझा के रखना यानी बहुसंख्यक समाज पर सत्ता और राजनीति दोनों को स्थापित करना, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। ये सदियों से होता रहा है, सदियों तक होता रहेगा। हाँ, क्या बहुसंख्यक समाज एक हो पाएगा? क्या अपने ही समाज के अंदर के धृष्ट और दुष्ट लोगों की पहचान कर पाएगा, जो व्यक्तिगत हितों के लिए पूरे समाज का नुकसान पहुंचाते हैं? आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर एक खूबसूरत नाम है धृष्ट राजनीति का। नीतीश जी एक खूबसूरत नाम है, जो पूरी पटेल कम्युनिटी अपनी जाति आधार पर एक ऐसे नेता का चुनाव करती है जो खुद की कम्युनिटी का भी नुकसान करते हैं और पूरी ओबीसी स्ट्रक्चर का नुकसान करते हैं।
सुशासन बाबू के नाम पर भ्रष्ट राजनीति की पराकाष्ठा का नाम नीतीश कुमार है। शायद ये कहने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हम जातिवादी पक्षपाती राजनीति के नजरिए से देखें, जिन यादव कम्युनिटी के लोगों को तमाम गुंडा राज, फलाना राज, ढिमकाना राज, जंगल राज के नामों से पहचाना गया, लेकिन उसका व्यवहारिक रूपांतरण जमीन पर आप देखिए तो ये फासिस्टवादी ताकतें जो बहुसंख्यक समाज को उनके जाति विभाजन करके उन्हीं के शोषण का दायरा, इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं है, एक्सक्लूसिव पॉलिसी है। बट कहते हैं हम इंक्लूसिव पॉलिसी सब्जेक्ट टू द बेनिफिट्स की एक लिमिट होनी चाहिए, और उस लिमिट तक आपको आप इंक्लूसिव है, उसके बाद वो एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। कब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव हो जाता है और कब एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हो जाता है, ये हिंदुत्ववादी राजनीति का दोहरा चरित्र है। लेकिन जो जिन्हें यादव पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो यादव है जो 100% इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट पर काम करता है, जो पूरे भारत और भारतीयता यानी सबके सम्मान और सबके साथ सब बराबर का प्रेम, सबकी इज्जत करना, सबका सम्मान करना, सबको इज्जत देना और सहयोग और सेवा के लिए सदैव तैयार रहना, और पूरा न्यायपूर्वक पूरी इंसानी मानवता के साथ, जहाँ प्रेम है, जहाँ सम्मान है, जहाँ मानवता के आधार पर हर एक के साथ बराबरी का हक और हिस्सेदारी का गारंटी है, वह यादव कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है। जिस यादव कम्युनिटी को बार बार बदनाम करने की कोशिश किया, उसी यादव कम्युनिटी जब भी अन्याय और अत्याचार, चाहे किसी भी कौम के साथ हो, जाति के साथ हो, संप्रदाय के साथ हो, यादव कम्युनिटी के लोगों ने, चाहे भारत का कोई कोना हो, वो महाराष्ट्र में गौली कहलाते हैं और अदर स्टेट में तमाम रेड्डी कहलाते हैं, रेड्डी ब्रदर्स कहलाते हैं, और यहाँ पे यादव कहलाते हैं, अहिर कहलाते हैं, ग्वाला कहलाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत भारतीयता, सनातनीता और संवैधानिकता के पहलू पर कोई जाति के आधार पर भी यदि व्यक्ति विशेष जातीय आधार पर भी देखा जाए तो हर एक के हित में कोई खड़ा है, तो चाहे वो धरती का कोना कोई भी हो, वो कम्युनिटी यादव कम्युनिटी है, जो सर्वांगीण रूप से हर जाति और हर धर्म के लोगों, इवन अपने 5% विदोषी जो अच्छे लोग हैं, जो मॉडरेट माइंडसेट के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनके साथ भी यदि न्याय का कोई आवाज़ उठती है तो हमारे यादव कम्युनिटी के पॉलिटिकल सोसाइटी से उठती है। हम पॉलिटिकल फैमिली या सोसाइटी कह सकते हैं, यानी पूरे भारत के जो परिवार, जिसको परिवारवाद कहते हैं, वह भारतीय पारिवारिक संस्कृति कह सकते हैं आप उसको। पूरा परिवार ही कुटुंब के नाम से जाना जाता है, और यही भारत है जो पूरे विश्व को एक कुटुंब की परिभाषा दे, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सबका सम्मान, सबसे प्रेम और सहयोग और सेवा ही एक नेचुरल साइंस है। क्या एक इस धरती पर जो भी आया है उसके पास सिर्फ दो ही काम है, काम के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, या तो वो सहयोग का काम करता है या फिर वो सेवा का काम करता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। प्रकृति ने देखिए, हमारे पास सबसे सुपर नेचुरल जो उसका प्रोडक्ट है प्रकृति का, वो ह्यूमन बीइंग है। उसके पास सिर्फ दो ही हाथ दिए हैं, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ, चाहे जर्मनी में, फ्रांस में, रसिया में, या फिर ये भारत की धरती आजमगढ़ पर, उसके पास हाथ दो ही हैं, यानी सहयोग और सेवा। प्रकृति जो, यदि हम गॉड क्या, who initiated to the whole universe and who maintain to the whole universe, that is a God, that is a singer, whole family is his own, क्योंकि he is the creator of everything। तो वो जैसा है फैमिली भी वैसा ही बनाया है। हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक तौर पर शिवलिंग की है, वो एक वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है। यदि हम वैज्ञानिक तौर पर ले तो शिवलिंग एक वैज्ञानिक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है, जो इस बात का की वैज्ञानिकता, जो हमारी शारीरिक और मानसिक और फिजियोलॉजी, केमिकल एंड सोशियोलॉजी का स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये चीज़ है, यात्रा है,
ये यात्रा उसी पूरे सिस्टम की मान्यताओं को मजबूत करने की यात्रा है। एक साथ दूसरे के साथ जुड़ना, एक साथ यात्रा करना, एक साथ काफ़ी समय तक रहना, तो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को और मजबूत करना वास्तव में इस यात्रा का मेन मिशन है। हम सब सनातन यानी अस्थाई आत्माएं हैं और हमारा ईश्वर एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। सबको प्रेम चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। महंगाई सबके लिए है, परेशानी है। रोजगार सबके लिए साधन है, रोजगार ही साधन है। महंगाई ही दर्द है। आर्थिक और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक की सामान्य आवश्यकता है, उसके लिए कोई जाति और धर्म की सीमा बंधित नहीं है। इसलिए हम एक तरफ तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, दूसरा हिंदुत्व की जो संस्कृति उस पर सनातन संस्कृति के साथ मिक्स करके दिखाते हैं। वह ट्रैप ऑफ द पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिज्म है। ट्रैप ऑफ पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिज्म में यह एक बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और हम भारतीयों को इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक सिंपल सा रास्ता है कि हम इन सारी चीज़ों को मानते हुए हम भारतीयता सनातनीयता यानी अस्थायित्व और संवैधानिकता मतलब संवैधानिक अधिकार और दायित्व, दो हाथ दिए हैं। एक में अधिकार है, एक में दायित्व है। अधिकार है तो दायित्व भी है। इसी का नाम संविधान है। संविधान के दो ही हाथ हैं, एक में अधिकार बताता है, दूसरे में दायित्व बताता है। आप अधिकार को दुरुपयोग करें तो दूसरी तरफ उसको आचार दंड संहिता भी है। आचार मतलब आचरणों की, गलत आचरणों की दंड संहिता भी है। यदि आपने इधर गड़बड़ किया तो उतना ही पिटाई भी खाएंगे आप। अर्थ में गड़बड़ी किया तो उतना ही अनर्थ देना पड़ेगा आपको। ये दंड संहिता है, दो ही तो पहलू हैं। तो ये आप जब भी हमारे भारत की संस्कृति में कोई धार्मिक प्रक्रिया मनाई जाती है तो किसी भी वो जो सरकार है वो वास्तव में उस कार्यक्रम को लॉन्च किया है तो क्या वास्तव में वहाँ पर वो तैयारियां हो गई हैं? गांव-गांव से लाखों लाखों लोग जब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम अपने शिविर कैंपों में जाने के लिए तैयार हैं और जब वो एक शाही स्नान होता है तो उसमें इतनी भगदड़ मचती है। उस भगदड़ से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने का रास्ता क्या सरकार ने मैनेज कर लिया है? अभी भी कैंपों की तैयारी की जा रही है। 14 जनवरी बिल्कुल आ चुका है। आज पहले एक दिन उसमें से बीत चुका है। मात्र 13 दिन बचे हुए हैं। इन 13 दिनों में क्या उस कैंप की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर, सुरक्षा की गारंटी का मतलब क्या हो, वहाँ पर गया हुआ एक एक बच्चा पुनः अपने घर वापस सुरक्षित पहुँचना चाहिए। यह है सरकार की व्यवस्था। उसे जो भी इस यात्रा पर गया है वो नेचुरल डेथ के अलावा सभी नागरिक जो वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं उनका सुरक्षित वापसी होना, अपने घर तक पहुँचना, ये सरकारी गारंटी सिस्टम होता है। क्या वास्तव में वो गारंटी सुनिश्चित की गई है? जैसा कि आंकड़े और डाटा बता रहे हैं कि कैंपों की सुरक्षा व्यवस्था भी अभी अधूरी है। वहाँ स्नान पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा उसकी व्यवस्था भी अधूरी है। यानी एक छोटी सी गलती हुई और एक छोटी सी भगदड़ हुई तो लाखों लोगों के साथ क्या क्या हो जाएगा यह कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इमोशनल सोसाइटी ऑफ द इंडियन नेशन कम्युनिटी, स्पिरिचुअलिज्म की अंधी सोसाइटी, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि एक अंधी बहरी गूंगी सरकार जिसके लिए लोगों की जानें मैटर नहीं करती लेकिन उसका दिखावा सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपका घर सबसे सुरक्षित जगह है। यदि आप अपने घर पर स्नान करते हैं, कुंभ के समय जो पवित्रता लेके आइए वो अपना गर्म पानी लीजिए, सूर्य देव के सामने छत पर बैठ के, दरवाजे पर बैठ के कहाँ भी आराम से स्नान करिए। वही कुंभ है, क्योंकि वरुण देव तो हर जगह है। जो कुंभ वहाँ पे है वही कुंभ यहाँ पे भी है। हर घर में कुंभ है। बस आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा तो खुद महादेव है, खुद नारायण है, खुद ब्रह्मा है। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य, ये गीता कहती है।
समोहम सर्वभूतेषु न वेदेषु न प्रिय भजन्ति तु मां भक्त्यामेति तेषु चाप्यम् अनादित्वा त्रिवृत्तात् परमात्मा मभ्य शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। तो फिर कहाँ आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ आप कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं? आप तो जहाँ कदम रख दें और जहाँ एक लोटे को छू दे वही कुंभ का पानी बन जाता है। वहीं पर गंगा जमुना सरस्वती विराज करती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता में ही गंगा जमुना की उपस्थिति है। हर व्यक्ति स्वयं में महादेव है, हर बेटी स्वयं में आदि शक्ति है। लेकिन क्या ये संस्कार हम उनसे छीन लिए हैं? जो कुंभ वहाँ लगाते हैं वह हमारी सुरक्षा की गारंटी के बाद का सीन है। यदि हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी वहाँ सुनिश्चित नहीं की गई है तो हमें मेले में जाना और मेले का हिस्सा बनना खुद के साथ समझौता करना जैसा है। जो लोग इस बात को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो घर पे कुंभ बनाएं। बीबीएस न्यूज़ पावर आपको जाने की बाध्यता की गारंटी नहीं देता है। आपको स्वतंत्र रूप से एक स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर अपने घर पे ही कुंभ मनाएं। आपको कुंभ का उतना ही फायदा होगा यदि आपके अंदर बराबरी, भाईचारा और सहभागिता है, आपके प्रति खुद के प्रति न्याय, सत्य और अहिंसा की भावना है, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों के लिए सहयोग और सेवा के लिए तैयार है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या सच है? यदि ये नहीं सच है तो कुंभ में स्नान करने के बाद भी आप अपराधी थे, अपराधी हैं और अपराधी रहेंगे, और आपको कुंभ का कोई फायदा नहीं मिल सकता। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आपका कुंभ आपके घर में है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर। यदि आप हमारे बीबीएस न्यूज़ पावर के इस नेचुरल ट्रूथ फैक्ट्स के स्टोरीज में यदि आपको सब कुछ भी अच्छा समझ में आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए। थैंक यू सो मच।